हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता मैम हेयर। आज से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 12th के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम इसमें वन शॉर्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 के हर चैप्टर को वन शॉर्ट सीरीज में डाला जाएगा जो बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, द कोल्ड वार। आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, द कोल्ड वार एरा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वॉर देखें बट कोल्ड वार क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वार। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग 1914 टू 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग डेट 28 जुलाई 1914 एंड एंडिंग 11 नवंबर 1918। ड्यूरिंग 1914 टू 1918 टू सुपर पावर, फर्स्ट इज सेंट्रल एंड सेकेंड इज एलाइज, दोनों सुपर पावर ने इन्वॉल्व किया था वॉर में। डायरेक्ट वॉर हुआ था, वो कोल्ड वॉर नहीं था, वो था हॉट वॉर। उस टाइम जो 1914 टू 1918 हुआ था वो हॉट वॉर था। उसमें सेंट्रल पावर जिसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ओटोमन एम्पायर। जो ओटोमन एम्पायर उस टाइम था, प्रेजेंट टाइम में हम उसको टर्की बोलते हैं। आफ्टर दैट जो एलाइज पावर थी, एलाइज पावर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड जापान। आफ्टर दैट 1918 के बाद ये वॉर एंड हो गया। उसके बाद एक ग्रुप बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, उसके बाद एक ग्रुप बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए सेटअप किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो कि वर्ल्ड में दूसरा वॉर हो और जिससे इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया, एक ग्रुप बनाया गया, एक सुप्रीम पावर बनाई गई और उस पावर का नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश किया गया 10 जनवरी 1920 को। इसको क्यों बनाया गया, क्यों स्टैब्लिश किया गया? वर्ल्ड में पीस क्रिएट करने के लिए, कि किसी भी तरह की जो अशांति है या फिर दोबारा वार की सिचुएशन क्रिएट ना हो, तो इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया। 10 जनवरी 1922, 20 अप्रैल 1946 इसको स्टैब्लिश करके रखा गया। बट आफ्टर दैट इसको डिसॉल्व कर दिया गया, वो आपको आगे बताऊंगी। अब आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि लीग ऑफ नेशन को स्टैब्लिश कर दिया गया लेकिन फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्यों ऐसी सिचुएशन आई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो चुका था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ सितंबर 1939 टू सितंबर 1945। और मे बी सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा हिटलर के बारे में, कि जो हिटलर था उसने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन को क्रिएट किया था। वो कंप्लीट यूरोप के ऊपर अपनी कॉन्क्यूरिंग करना चाहता था, जिसके रीजन से उसने 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग कर दी थी। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इसमें भी टू सुपर पावर इन्वॉल्व हुई। जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टू सुपर पावर इन्वॉल्व हुई, सेम वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी टू सुपर पावर इन्वॉल्व हुई। फर्स्ट इज एक्सिस एंड सेकेंड वन एलाइज। जो एक्सिस पावर थी इटली, जर्मनी और जापान, और जो एलाइज पावर थी जो हमने ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पढ़ा, उसमें एलाइज पावर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइज पावर कुछ चेंज हो गई थी, लाइक इटली एंड जापान। जो इटली एंड जापान एलाइज पावर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व था एलाइज में, आफ्टर दैट वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसमें इंक्लूड हो गए? एक्सिस पावर में। इट मीन्स वो जर्मनी के साथ मिल गए थे। अब 1939 से लेकर 1945 तक ये वॉर चला, डायरेक्ट हॉट वॉर चला, नॉट कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है आपका आफ्टर 1945। जब ये सितंबर 1945 में इसकी एंडिंग हुई, और एंडिंग हुई भी कैसे? एंडिंग होने का रीजन था यूएसए। जो यूएसए था इसने 2 एटॉमिक बॉम्ब डाले, हिरोशिमा और नागासाकी। ये जो दोनों हिरोशिमा और नागासाकी, ये दोनों जो जगह है ये हमारी आती है जापान में। तो जापान किसका था? एक्सिस पावर था। एक्सिस पावर जापान के ऊपर यूएसए, यूएसए किसका था? एलाइज पावर का। जापान के ऊपर यूएसए ने 2 बॉम्ब डाले जिसका नेम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। वो काफी
हैवी बॉम्ब थे, उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, जिसके रीज़न से आज भी वहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पर आज भी डिसेबल जो चाइल्ड है वो बोर्न होते हैं। देन आता है यूएनओ। अब यहाँ पर यूएनओ कैसे आया? ये यूएनओ है वो लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है। इट मीन्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन को स्टेब्लिश किया गया, बट ड्यू टू फेल ऑफ लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। फेल होने का रीजन क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट होना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब क्रिएट हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस को हटा के एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया ग्रुप, एक नई सुप्रीम पावर क्रिएट की और उसका नाम रखा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्टैब्लिश टाइम है 24 अक्टूबर 1945। 1945 में इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया और इसको एक वर्ल्ड की पावर बनाया, एक वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि जिसका मेन वर्क रहेगा वर्ल्ड में पीस स्टैब्लिश करके रखना, वर्ल्ड में किसी भी तरह का कोई और वॉर क्रिएट नहीं करना। इट मीन्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देना कि जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सके। अब आता है हमारा चैप्टर कोल्ड वॉर। तो अब आ गया हमारा कोल्ड वॉर कि अभी तक हमने डिस्कस किया है ओनली हॉट वॉर के बारे में, बट अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर कि कोल्ड वॉर होता क्या है। ठंडा वॉर, अब आप इसमें क्या समझेंगे कि ठंडा वॉर क्या होता है? गर्म वॉर तो जिसमें वेपन से डायरेक्ट वॉर करते हैं, बट कोल्ड वॉर होता है जिसमें विदाउट वेपन वॉर करते हैं। अब विदाउट वेपन कैसे वॉर करते होंगे? उसमें आइडियाज, कॉन्फ्लिक्ट, माइंड से कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे के आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो होता है कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर की सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड टू पावर में क्रिएट हुआ। वर्ल्ड में टू कंट्री ऐसे रह गए थे, टू पावर रह गई थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। वेस्ट पार्ट में यूएसए एंड ईस्ट पार्ट में यूएसएसआर, जिसके रीजन से वर्ल्ड के टू पार्ट हो गए थे, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। जो वेस्ट पार्ट में थे उसमें हेड था यूएसए, ईस्ट पार्ट में था यूएसएसआर। अब जो यूएसए था वो अपने आप को सुपर पावर मान रहा था, जबकि यूएसएसआर अपने आप को सुपर पावर मान रहा था। अब जो यूएसएसआर है, ये अपने वर्ड में भी आपके लिए नया वर्ड हो, ये 1917 से पहले इसका नेम क्या था? रशिया। बट आफ्टर 1917 इसका नेम हो गया यूएसएसआर। यूएसएसआर मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। अब दोनों सुपर पावर कह रही थी, यूएसए कहता मैं स्ट्रॉन्ग हूं, यूएसएस कह रहा था मैं स्ट्रॉन्ग हूं, तो दोनों ने अपने अपने अलाइंस बनाने स्टार्ट कर दिए और ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि कभी भी हॉट वॉर हो सकता था, लेकिन हॉट वॉर नहीं हुआ, ओनली कोल्ड वॉर ही रहा। किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए। अब इसमें जो एक पीक पॉइंट आता है, क्राइसिस आता है कि जिसमें हॉट वॉर की सिचुएशन भी क्रिएट हुई, लोगों को ये भी लग रहा था कि हॉट वॉर होने वाला है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, और वो सिचुएशन थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या? क्यूबा एक कंट्री, एक स्मॉल कंट्री जो नियर था यूएसए के। यूएसए और क्यूबा की ज्यादा बनती नहीं थी, बट यूएसएसआर के साथ क्यूबा के रिलेशन अच्छे थे। और क्यूबा के रिलेशन यूएसएसआर के साथ बेटर होने के रीजन से यूएसएसआर ने इसका फायदा उठाया और इसने यहाँ पर अपने वेपन्स को, अपनी मिसाइल्स को सेट कर दिया कि जिसके रीजन से वो इजीली यूएसए के ऊपर अटैक कर सके। अब ड्यूरिंग 1962 या ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या कौन कौन लीडर्स थे? लाइक क्यूबा का लीडर कौन था, यूएसएसआर का कौन था और यूएसए का कौन था? क्यूबा का लीडर था फिडेल कास्ट्रो, यूएसए का लीडर था जॉन एफ कैनेडी और यूएसएसआर का लीडर था निकिता क्रुश्चेव। अब निकिता क्रुश्चेव ने, इट मींस लीडर ऑफ यूएसएसआर, उन्होंने मिसाइल सेटअप करवाई क्यूबा के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करने के लिए? यूएसए के ऊपर अटैक करने के लिए। बट यूएसए के लीडर जॉन एफ कैनेडी को आफ्टर 3 वीक ये इंफॉर्मेशन मिली कि यूएसएसआर ने क्यूबा पर मिसाइल सेट करा दी है और वो यूएसए पर अटैक करने वाला है।
जॉन एफ कैनेडी ने रिस्पॉन्स इट मीन आंसर दिया कि अपनी जो भी मिसाइल्स है इनको यहाँ से रिमूव कर लो, अदरवाइज बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यूएसएसआर के लीडर निकिता क्रुश्चेव ने इस बात को जब सुना तो उसने इसको मान लिया, अदरवाइज पूरा वर्ल्ड इससे डर गया था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर को कोई भी नहीं रोक सकता। ड्यूरिंग दैट टाइम इट मीन 1962 जो यूएनओ का हेड इट मीन्स सेक्रेटरी जनरल था ह्यू थॉर्न्ट। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। ह्यू थॉर्न्ट उस टाइम सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ था। अब यहां तक में भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से 1914 टू 1962 की सिचुएशन क्रिएट हुई। देन आता है द इमरजेंस ऑफ टू सुपर ब्लॉक्स, टू सुपर पावर, टू सुपर ब्लॉक्स। तो इसमें हम ड्यूरिंग 1945 टू 1991 हम सिर्फ पढ़ेंगे यूएसए और यूएसएसआर। उसके अलावा यूएसए और यूएसएसआर के अलावा और कोई ग्रुप ऐसा नहीं है कि जो सुपर पावर है। इनके बीच में 1961 में एक और पावर आई थी जिसने अपने आप को इनसे डिफरेंट रखा था। उसके बारे में भी हम चैप्टर के लास्ट में जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कस करते हैं हम द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक। इट मीन्स सभी को क्लियर हो गया होगा कि टू सुपर पावर ब्लॉक कौन सी थी, वेस्टर्न अलायंस यूएसए एंड ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर। अब जो यूएसए था इसने सारे कंट्री को इट मीन्स यूरोपियन जो वेस्ट पार्ट के कंट्रीज थे उनको अपने अंडर ले लिया और यूएसएसआर ने जितने भी ईस्ट पार्ट के कंट्री थे उनको अपने अंडर में ले लिया। वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस मे बी हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। वेस्टर्न अलायंस यूएसए एंड ईस्टर्न अलायंस यूएसएसआर। अब वेस्टर्न अलायंस ने अपनी पावर को क्रिएट करना स्टार्ट किया, अपने ग्रुप्स बनाए, वेस्ट पार्ट के जो कंट्रीज थे उनको इंक्लूड करके एक ग्रुप बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नेम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका टाइम पीरियड इट मीन्स ये कब क्रिएट किया गया था 1949 में। और इसमें जो टोटल कंट्रीज थे वो थे 12। कितने कंट्रीज इंक्लूड हुए 12। इट मीन्स जो यूएसए था उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 12 कंट्रीज उसमें इंक्लूड किए गए और उनका मानना था, वो 12 कंट्रीज थे, उन 12 कंट्रीज का मानना था कि किसी भी सिंगल कंट्री के ऊपर अगर यूएसएसआर अटैक करता है तो हम सभी मानेंगे कि हमारे 12 कंट्री के ऊपर अटैक हुआ है। इसके रिस्पॉन्स में, किसके रिस्पॉन्स में, नाटो के रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम रखा वार्सा पैक्ट और इसका टाइम पीरियड था 1955। देन उस टाइम बाद फिर यूएसए ने और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए लाइक सीटो एंड सेंटो। सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएसए ने क्रिएट किए। इसके रिस्पॉन्स में जो यूएसए ने 2 ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए सीटो एंड सेंटो, इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने अपने रिलेशन और ज्यादा मजबूत बनाए। कौन से कंट्रीज के साथ, लाइक नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, इन कंट्रीज के साथ यूएसएसआर ने अपने रिलेशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। क्यों स्ट्रॉन्ग किया? क्योंकि यूएसए जो था वो वेस्ट पार्ट के साथ अपने रिलेशन को बेटर कर रहा था, अपने पावर को और ज्यादा बढ़ा रहा था और दूसरी साइड यूएसएसआर ईस्ट पार्ट में अपनी पावर को मजबूत कर रहा था, अपनी पावर को बढ़ाते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे बट डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहे थे, हॉट वॉर क्रिएट नहीं कर रहे थे, कोल्ड वॉर में चल रहे थे। देन आता है कि जो ये सुपर पावर है बट ये स्मॉल कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेटर क्यों रखते थे? जो स्मॉल कंट्रीज थे, इनके जो एलाइज कंट्रीज थे, उनके साथ इन्होंने रिलेशन बेटर क्यों करके रखे? उसके बहुत सारे रीजन थे। लाइक फर्स्ट रीजन कि उनके जो रिसोर्सेज थे, वाइटल रिसोर्सेज जो स्मॉल कंट्रीज के पास थे, उनके अपने कॉन्क्यूरिंग कर लेते थे, उनसे ऑयल मिनरल्स ले लेते थे, वहां पर स्पाई कर सकते थे, वहां से बैठकर दूसरे कंट्री की जासूसी कर सकते थे। तो बहुत सारे रीजन थे कि जिसके रीजन से यूएसए और यूएसएसआर ने स्मॉल कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बेटर बनाकर रखा। एक वर्ड आता है इसमें डेटरेंस।
व्हाट द मीन्स ऑफ दिस? डेटरेंस मीन्स होता है एक मिलिट्री स्ट्रेटेजी कि जो दोनों सुपर पावर, दोनों के पास बहुत सारे वेपन्स हैं, बहुत सारी मिलिट्री पावर है, बट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन है कि दोनों के अंदर ये फियर है, अगर यूएसए अटैक करता है यूएसएसआर के ऊपर या फिर यूएसएसआर करता है अटैक यूएसए के ऊपर, अटैक करने के बाद भी उनके पास इतने वेपन्स होंगे कि वो इजीली दोबारा भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं, या जिनके ऊपर अटैक हुआ है वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो जिसके रीजन से दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे, तो वो क्या कहलाया? डेटरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर। एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर मीन्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई ड्यूरिंग 1945 टू 1991 कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच कभी भी हॉट वॉर हो जाएगा। तो एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर यानी कि उनके दायरे कौन से हुए कोल्ड वॉर के? लाइक कोरिया वॉर। कोरिया में 1950 से लेकर 1953 तक दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लेकर। आफ्टर दैट बर्लिन का आता है कि जो बर्लिन वॉल बनाई गई थी, ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट को डिवाइड कर दिया गया था, एक साइड यूएसए ने ले लिया था, दूसरी साइड यूएसएसआर ने ले लिया था। तो वो सिचुएशन क्रिएट हुई थी 1958 टू 1962। देन आता है कॉन्गो, जो 1960 के डिकेड में ये भी काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, इसमें यूएसए और यूएसएसआर दोनों इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे, तो वो कॉन्गो वॉर कहलाया। जो सबसे पीक पॉइंट आता है कोल्ड वॉर का, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दोनों कंट्रीज ने, दोनों सुपर पावर ने बीच में कुछ ट्रीटीज भी की, लाइक एलटीबीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये ट्रीटीज किस लिए की थी कि जो वेपन की होड़ थी, यानी कि जो मिसाइल्स बना रहे थे उनको स्टॉप करने के लिए, और इन्वायरमेंट के जो पोल्यूशन बढ़ रहा था, इन्वायरमेंट में जो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उनको स्टॉप करने के लिए ये वाली ट्रीटी भी दोनों सुपर पावर ने की। देन जो मेन इसमें जो हमारे कोल्ड वॉर में मेन टॉपिक है, एक नाम से रिगार्डिंग कि चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी। अब जो यहाँ बाय वर्ड है, एक होता है यूनी वर्ड और एक होता है बाय वर्ड। यूनी मीन्स सिंगल पावर, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में ही डिस्कस करेंगे, बट इसमें है बायपोलर। बायपोलर मीन्स यूएसए एंड यूएसएसआर। बायपोलर इट मीन्स वर्ल्ड टू पार्ट में डिवाइड था, ईस्टर्न अलायंस, वेस्टर्न अलायंस, या फिर यूएसए यूएसएसआर, टू सुपर पावर डिवाइड कर रखी थी। उसमें अब एक थर्ड पावर आई जो किसके नेम से पॉपुलर हुई? नाम, फुल फॉर्म ऑफ नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब ये सुपर पावर, इट मींस इसको हम सुपर पावर तो नहीं कह सकते, बट यूएसए और यूएसएसआर को एक तरह से इनसे सेपरेट रहा कि ना तो हमें यूएसए में इंक्लूड होना है, ना ही हमें यूएसएसआर में इंक्लूड होना है, हमें सेपरेट रहना है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज नाम में इंक्लूड हुए। तो ये नाम क्यों क्रिएट हुआ, कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूड हुए, ऐसे कौन से मेन हेड थे इनके, तो वो हम डिस्कस करते हैं अब कि जो मेन 3 मेंबर्स कंट्री और 3 लीडर्स उनके जो 1956 में उन्होंने मीटिंग की, और उनमें कौन कौन से कंट्री थे? यूगोस्लाविया, इंडिया एंड इजिप्ट। यूगोस्लाविया, इंडिया एंड इजिप्ट। और इनके लीडर्स थे, यूगोस्लाविया से थे जोसेफ ब्रॉज टीटो, इंडिया से जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड इजिप्ट से गमाल अब्दुल नासिर। तो ये तीनों लीडर्स, इन्होंने 1956 में एक सक्सेस मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद जो ये 1956 में मीटिंग की, उन मीटिंग का इन्होंने जो सपोर्ट किया वो 2 लीडर्स, 2 कंट्री के लीडर्स, इंडोनेशिया एंड घाना। इंडोनेशिया से सुकर्णो और घाना से गामे न्यूक्रुमे। तो इन दोनों लीडर्स ने भी फुल सपोर्ट किया। तो फाउंडर जो मेंबर्स हुए वो 5 कंट्रीज, 5 मेंबर्स हुए, और 1961 में बेलग्रेड नेम ऑफ प्लेस, 1961 में इसकी एक मीटिंग हुई, और उसमें टोटल जो कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज थे वो 25 थे।
इट मीन्स दो सुपर पावर, दो सुपर ब्लॉक, दो अलायंसेस, उनके अगेंस्ट में एक नाम जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया था जो ना तो यूएसए के पास जाने के लिए रेडी था और ना ही यूएसएसआर। अब जो नाम कंट्रीज में जो कंट्रीज इंक्लूड थे, ये जो नाम कंट्री है तो इस फैक्टर्स थे, ऐसी कौन सी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जिससे नाम ऑर्गेनाइजेशन को सेट करने की, नाम ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करने की नीड आई थी। तो फर्स्ट इज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मींस जो 5 मेंबर कंट्रीज थे, इन 5 मेंबर कंट्रीज में कोऑपरेट किया एक दूसरे के साथ और उन्होंने नाम कंट्री को स्टेब्लिश किया। सेकेंड पॉइंट इज ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन, कि जो कोल्ड वॉर था उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी, उनके जो दायरा था, उनकी जो एरिया था, एरिना था, वो बढ़ता ही जा रहा था, जिसके रीजन से ऐसे कंट्रीज जो न्यूली इंडिपेंडेंट थे तो उनको ये फियर था कि कभी हमारे ऊपर हम दोबारा से कॉलोनी ना हो जाए, तो उन्होंने भी इंक्लूड कर लिया या उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था नाम को। देन थर्ड वन, द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यू डीकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज, ऐसे कंट्रीज जो न्यूली डीकोलोनाइज्ड हुए थे, अभी अभी वो कॉलोनी कंट्री के अंडर से छुटकर आए थे, यानी इट मीन्स वो कॉलोनी बने हुए थे जिन कंट्रीज के जो सुपर पावर के, तो वहां से वो फ्री होकर आए थे। आफ्टर दैट उनको नीड हुई एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन में जाने की, तो ये वाले फैक्टर्स रहे नाम कंट्री को स्टेब्लिश या नाम ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करने के लिए, कि जिनको ना यूएसए के पास जाना पड़े और ना ही यूएसएसआर के पास जाना पड़े। तो इन दोनों सुपर पावर से अलग रहने के लिए, दोनों सुपर पावर से सेपरेट रहने के लिए उन्होंने नाम को ज्वाइन किया, और ये नाम जो ज्वाइन बाद में किया पर उससे पहले इनकी स्टेब्लिशमेंट नाम की इन 3 फैक्टर्स के रीजन से हो चुकी। अब आता है रिगार्डिंग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एलडीसी कंट्रीज के लिए एक एफर्ट्स था, एलडीसी कंट्रीज को अपलिफ्ट करने के लिए कि वो पुअर कंट्री से किस तरह से प्रोग्रेस कर पाएंगे, उसके लिए एफर्ट्स था। तो एलडीसी मींस लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और अगर हम नाम की बात करते हैं तो नाम भी इसी में इंक्लूड है। नाम यहाँ किसी का नेम नहीं है, नाम मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब इस नियो के लिए इट मीन्स न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर फॉर एलडीसी कंट्रीज एक रिपोर्ट दी गई 1972 में। वो रिपोर्ट अंकटाड ने दी थी और उस रिपोर्ट का नेम था टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो ये रिपोर्ट का नेम आ सकता है या फिर ईयर आ सकता है आपके एग्जाम में, तो ये 1972 आएगा। तो ये एलडीसी कंट्रीज को अपलिफ्ट करने के लिए थी कि जो एलडीसी कंट्रीज जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं किया है वो अपने रिसोर्स को खुद यूज करेंगे, कोई भी वेस्टर्न कंट्री इनके रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। और वेस्टर्न कंट्रीज के पास जो टेक्नोलॉजी है इन्हें चीप रेट में प्रोवाइड की जाएगी। कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो वेस्टर्न मार्केट तक इजीली पहुंचाया जाएगा। एंड इंटरनेशनल लेवल पर एलडीसी कंट्रीज के प्रोडक्शन की, एलडीसी कंट्रीज की जो रोल है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। इट मीन्स जो अभी तक इनके रिसोर्सेज, एलडीसी कंट्रीज के जो रिसोर्सेज थे, जो इनका वर्क था, वो ओनली वेस्टर्न कंट्रीज जो थे वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनके ऊपर स्टॉप करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई थी। देन नेक्स्ट आता है कि जो ये नियो जो एक ग्रुप बनाया था, इसमें जो 1972 में रिपोर्ट दी, एलडीसी कंट्रीज के लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए गए कि एलडीसी कंट्रीज के पास रिसोर्सेज है वो अपने रिसोर्सेज को अपलिफ्ट कर सके, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी है वेस्टर्न कंट्रीज के पास उन्हें चीप रेट में अपने पास मंगवा सके, कोई भी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो किसी भी तरह से इनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे। तो उसके लिए ये एफर्ट्स कुछ टाइम बाद स्लो डाउन हो गए। इट मींस 1980 तक आते आते जो नियो था वो बिल्कुल स्लो हो गया, उसका वर्क बिल्कुल डाउन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड कोल्ड वॉर, कि इंडिया और कोल्ड वॉर इन दोनों का किस तरह का रिलेशन रहा, इसमें कोल्ड वॉर में इंडिया की रोल किस तरह से, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट किस तरह रहा। तो इंडिया ने ना तो यूएसए के साथ पार्टिसिपेट किया, ना ही यूएसएसआर के साथ किया, ना तो ये नेगेटिव था ना ही पैसिव था, ना इसका रोल एक नेगेटिव वे में रहा और ना ही किसी तरह से पैसिव रहा। बट
इंडिया ने अपना रोल प्ले किया नाम में, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म करने वाले पर्सन है, उन्होंने क्या बताया कि इंडिया की जो पॉलिसी थी वो अनप्रिंसिपल थी। अनप्रिंसिपल क्यों थी कि 1972 में इंडिया ने यूएसएसआर से हेल्प ली, जबकि इंडिया तो ये कह रहा था कि ना तो मैं यूएसए के साथ इंक्लूड हूं, ना मैं यूएसएसआर के साथ इंक्लूड हूं, बट ड्यूरिंग वॉर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, उसमें इंडिया ने यूएसएसआर के साथ हेल्प ली और उनके साथ एक 20 ईयर ट्रीटी भी की थी। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया ने ड्यूरिंग दैट टाइम रोल प्ले रहा था सुपर पावर्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने द कोल्ड वॉर एरा चैप्टर की को समराइज किया, मैक्सिमम टॉपिक को हमने इसमें कवर कर लिया है और मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको समझाने की। लेकिन फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपको डाउट लगता है, किसी टॉपिक में आपको ये लगता है कि मुझे हमें ये टॉपिक थोड़ा वास्ट चाहिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम सेकेंड चैप्टर जो द एंड ऑफ बाइपोलरिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, टेक केयर।